हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2024-25 का जो पेपर नंबर 5 होता है, पेपर का नाम है सामाजिक अध्ययन। इसके जो है हम लोग सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसका आप लोग अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग जो ये राजन सीरीज आता है, इसके 2024 संस्करण यहाँ पे देख सकते हैं, बिल्कुल नया है। इसी से हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्नों को कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 2 है। फर्स्ट में जो है हम लोगों ने 34 क्वेश्चन किया था, इसमें 35 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। और इसका अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसमें अगर पेपर नंबर 5 हो गया, पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 यानी जितने 8 पेपर होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सभी का प्लेलिस्ट हमने बना दिया है और सिलेबस के साथ साथ वीडियो जो है अपलोड किया जा रहा है। तो आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो यहाँ पे 35 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 35 नंबर। यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है, कितनी है? 3000। तो उसकी ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होगी? 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 13 होगा। ठीक है। उसके बाद में कैनियन दर्रा का निर्माण होता है। 36 नंबर देखते हैं, कैनियन दर्रा का निर्माण जो है किस नदी के द्वारा होता है या किसके द्वारा होता है? ठीक है, निर्माण किसके द्वारा होता है? नदी द्वारा होता है, हवा द्वारा होता है, ग्लेशियर द्वारा होता है या समुद्री लहरों द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ये नदियों द्वारा जो है कैनियन दर्रा का निर्माण होता है। 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर में क्या है कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य की अगर बात करें तो केरल हो गया, गोवा हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया। तो सबसे लंबी तट रेखा जो होती है ये गुजरात की, भारत ये हो गया, यहाँ पे गुजरात हो गया। ठीक है, तो ये पश्चिमी तट रेखा है। तो पश्चिमी तट रेखा में गुजरात जो होता है इसकी सबसे लंबी तट रेखा होती है। अब वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या ईश्वर की प्रस्तुति। तो वेद का अर्थ होता है ज्ञान। 39 नंबर देखते हैं। शीत ऋतु से संबंधित है। 15 सितंबर से 15 मार्च, 21 दिसंबर की स्थिति या 21 मार्च से 23 दिसंबर की स्थिति या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 दिसंबर से लेकर 15 मार्च तक जो है शीत ऋतु संबंधित होता है। मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? मौर्य काल की अगर बात करें तो मौर्य काल के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, अशोक थे या कुणाल थे? तो मौर्य काल के संस्थापक की अगर बात करें तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये मौर्य काल के संस्थापक थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर में क्या दिया हुआ है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त ने किया था। ठीक है। उसके बाद में 42 नंबर देखते हैं। उपनिषद की संख्या कितनी होती है? उपनिषद की संख्या कितनी होती है? तो सबसे पहले देखते हैं उपनिषद का जो अर्थ होता है इसका मतलब क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि समीप बैठना, समीप बैठना, समीप बैठना इसका अर्थ होता है उपनिषद मीन्स समीप बैठना। 105, 108, 106, 104। तो इसका जो राइट आंसर होता है 108 होता है। 108 उपनिषद की संख्या जो है टोटल 108 होती है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन थे। 43 नंबर की बात करें तो महाभारत के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, वेद व्यास थे या इनमें से दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो महाभारत के रचयिता जो थे वेद व्यास जी थे। ठीक है। उसके बाद में 44 नंबर देखते हैं। प्रमुख शक्ति के साधन है। शक्ति के कौन कौन से साधन है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन आ में दिया हुआ है कोयला, विद्युत, खनिज तेल। ऑप्शन बा में दिया हुआ है लोहा, इस्पात, वायु एवं जल, ये सभी। तो प्रमुख शक्ति के जो है साधन ये सभी होते हैं, जितना दिया है। लोहा हो गया, इस्पात और वायु जल हो गया, कोयला हो गया,
विद्युत और खनिज तेल। तो ये सभी जो होते हैं ये प्रमुख शक्ति के साधन होते हैं। प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदाएं हैं? ऑप्शन दिया हुआ है भूकंप, बाढ़, सूखा या ये सभी। तो प्राकृतिक आपदाओं की बात करें तो बाढ़ जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है ये भी प्राकृतिक आपदा है, सूखा की बात करें तो ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो इस प्रकार से ये सभी जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सभी जो है प्राकृतिक आपदाएं होती है। अब हम लोग देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर की बात करें तो पछुआ हवाओं की विशेषताएं, पछुआ हवा जो चलता है उसकी विशेषताओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। दिया हुआ है ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती है, उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती है। दूसरा नंबर दिया इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है, ये हवाएं आवाज करके चलती है या ये सभी। तो 46 का जो सही होगा ये सभी जो है पछुआ हवा की विशेषताएं होती है। 47 नंबर की अगर बात करें, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी जो होता है ये पश्चिम से पूरब की ओर, जैसे ये अगर पृथ्वी हो गया तो ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, पश्चिम से पूरब की ओर, इस प्रकार पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर घूमती है, तब जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहां होता है। जो भाग सूर्य के पीछे आएगा, रात होगी, दिन होगी, या दिन और रात होगी, या इनमें से कोई नहीं होगी। तो यहाँ पे जो है सूर्य के पीछे वाला भाग को जो है रात कहते हैं, वहां पे रात होगी। अब हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर में क्या दिया हुआ है कि कांस्य युगीन सैंध्य सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट होती है? 2300 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व, 2400 ईसा पूर्व या 2700 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है होता है ये 2500 ईसा पूर्व में अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुई? ये 2500 ईसा पूर्व में प्रकट हुई। अब 49 नंबर की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध होता है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे होता है? यहाँ पे रावी नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, सतलज नदी और घाघरा नदी। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध जो है ये रावी नदी पे होता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, रंगनाथ राव या बी के थापर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये दयानंद साहनी होगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन देखें, उसके बाद में इसमें हम कुछ ट्रिक की बात अगर करना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। इसमें हम ये बताना चाहते हैं आपको कि ट्रिक फाउंडेशन देखिए यहाँ पे किस प्रकार से होता है। 1 मिनट रुकिए, उसके बाद में हम बताते हैं आप लोगों को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रिक फाउंडेशन, इसको हमको किस प्रकार से याद करना है, एक दोहे के रूप में ये सभी याद करना है, ठीक है। ये हमने याद करने के लिए अपने लिए बनाया था। जैसे हो गया हड़प्पा, रावी, राय बहादुर, मोहन, काली, गग्गर, ब्रजवासी, चन्हू, सिंधु गोपाल, मांडा, चेनाब जोशी, आलम, हिंडन शर्मा, सुर, सरस्वती जोशी, रोपड़, सतलज शर्मा, राखी, गग्गर, सूरज भान, लोतर, भोगवा राव, कोट दीजी, सिंधु फजल, रंगपुर, भादर राव, सुलका, गो, सादी जार्ज, बनावली, सरस्वती बिष्ट, सुलका, गेंडोर, दास्क जार्ज, धौलावीरा, मानस बिष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हमको जो है ये दोहा याद करने से क्या फायदा होगा, जैसे यहाँ पे हो गया हड़प्पा, तो हड़प्पा जो हो गया ये स्थल का नाम हो गया, ये स्थल का नाम हो गया, ये स्थल का नाम हो गया। और ये जो है रावी, रावी क्या है, ये नदी का नाम हो गया। उसके बाद में राय बहादुर, ये उत्खनन करता हो गए, उत्खनन करता हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ट्रिक फाउंडेशन किया है। और मोहन, मोहन मतलब होता है मोहनजोदड़ो, सिंधु मतलब सिंधु नदी के किनारे है, और राखाल मतलब राखाल दास बनर्जी ने इसके उत्खनन करता थे। काली की बात करें तो काली घग्गर बरसवा थी, यानी काली बंगा जो था वो घग्गर नदी के किनारे था, और ब्रजवासी ने जो है उत्खनन कराए थे। चन्हू, चन्हू मतलब होगा चन्हूदड़ो, सिंधु मतलब सिंधु नदी के तट पर, गोपाल मतलब गोपाल, ये उत्खनन करता थे। अब इसमें एक ट्रिक और देख लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी इन धातुओं से परिचित थे कौन कौन से। इसका अगर ट्रिक देखना चाहें तो सोचता सीटी होता है, ठीक है।
सोचता सा मतलब सोना हो गया, यहाँ पे देख सकते हैं। चा मतलब चांदी हो गया, ता मतलब तांबा, और टा मतलब टिन हो गया। उसके बाद में सा मतलब शीशा हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी इन धातुओं से परिचित थे। ठीक है, ये सभी धातु हैं। तो इस प्रकार से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको जो है आप लोग सुबह उठकर 5 मिनट डेली इसको रट ढालिए। रटने के सिवा कुछ समझना नहीं है, इसको याद रहेगा। जैसे हो गया, पूछ लिया एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे, तो हड़प्पा, रावी, राय बहादुर, मोहन सिंधु राखाल, काली, घग्गर, ब्रजवासी, चनो, सिंधु गोपाल। इस प्रकार से आप लोगों को याद रहेगा तो आप तुरंत बता सकते हैं। ठीक है, नहीं तो कितना आप लोग याद करेंगे। जैसे हड़प्पा हो गया, रावी हो गया, 1 2 3 4, 4 4 8, यानी 4 चौक 16। 16 नदियों के नाम, 16 उत्खननकर्ता और 16 जगह का नाम याद करना पड़ेगा। ठीक है, इतना कठिन हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग 5 मिनट डेली देते हैं, इसको आप लोग रट लीजिए, सीधी बात है। और उत्खननकर्ता, नदी और स्थल का नाम जो है आप लोगों को याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम लोग 50 नंबर तक देखे थे। अब हम देखते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की गंगा नदी, यमुना नदी, गोदावरी नदी, या ये सभी। तो भारत की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें तो गंगा नदी होता है। लंबी नदी यहाँ पे है। अगर चौड़ी नदी की बात करें, इसके स्थान पर चौड़ी नदी पूछ ले, तो चौड़ी में हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो चौड़ी नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र, और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा नदी हो जाएगा। उसके बाद में 52 नंबर क्या है, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव स्थित है। तो यहाँ पे जैसे ये हो गया ग्लोब हो गया, ठीक है, ये हो गया भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा हो गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस रेखा के उत्तर में, ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ हो गया, तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव स्थित है, ये साउथ हो गया। ठीक है, अब इसमें जो है ये भूमध्य रेखा हो गया, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा। तो ऑप्शन दिया है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या ये सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा के उत्तरी में उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पे देख सकते हैं ये उत्तरी ध्रुव है, और ये जो है दक्षिणी ध्रुव है। तो किसके, भूमध्य रेखा के उत्तर में ये उत्तर की तरफ है और ये दक्षिण की तरफ है। तो यहाँ पे भूमध्य रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर में क्या दिया हुआ है, किस रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध स्थित है। ठीक है, तो वही सेम क्वेश्चन है, ये भूमध्य रेखा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं मूल अधिकारों की संख्या। मूल अधिकारों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है, 5 होती है, 4 होता है, या 7 होती है। तो यहाँ पे मूल अधिकारों की संख्या की बात करें तो 6 होती है। ठीक है, और मूल कर्तव्यों की संख्या की बात करें तो 11, 13, 12 या 14। तो मूल कर्तव्यों की संख्या जो होती है वो 11 होती है। अब हम लोग जो है मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा जो है देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मूल अधिकार के बारे में अगर हम देखें, मूल अधिकार ये है। यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाहें, पहला नंबर हो गया समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, ये समानता का अधिकार हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, और उसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ पे मूल अधिकारों की संख्या 6 है। तो ये टोटल 6 अधिकार हो गए। इसको हम विस्तार से कब पढ़ेंगे, जब जो है लघुत्तरीय प्रश्न या अति लघुत्तरीय प्रश्नों को आप लोगों को कराएंगे, तो वहां पे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अगर विस्तार से पढ़ने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अब हम लोग जो है 56 नंबर की अगर बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 56 नंबर। 56 नंबर में क्या दिया हुआ है कि सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है जौ, गेहूं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे प्राचीन फसल की अगर बात करें तो ये जौ भी होता है और गेहूं भी होता है। अब 57 नंबर की बात करें तो मोहनजोदड़ो का संबंध किस नदी से है। तो अगर वहां पे आप लोग जो दोहा, हमने दोहा इसके पहले बताया है, ठीक है,
उसको आप लोग रट लीजिए, सीधी बात है। तभी इतना याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे हड़प्पा, रावी, राय बहादुर, मोहन सिंधु राखाल। मोहन सिंधु, मोहन आया, मोहन मतलब सिंधु, सिंधु मतलब सिंधु नदी के किनारे ये स्थित था, संबंध था, ठीक है। ऐसे याद हो गया। अब 57 का कौन सा सही हुआ? 57 का जो है ये ऑप्शन नंबर ये सही हुआ आ। अब हम लोग 58 नंबर की अगर बात करें, ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है। ये सभी क्वेश्चन जो है हमने सबसे पहले करा दिया है, ठीक है। ये 15 मार्च से 15 जून तक स्थित है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब यहाँ पे 59 नंबर देखते हैं, दोहा से कितना क्वेश्चन जो है क्लियर होता है। मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता मोहन सिंधु राखाल। मोहन सिंधु, सिंधु नदी के किनारे था। राखाल अगर जो है दोहा याद किए हैं, हड़प्पा, रावी, राय बहादुर, मोहन सिंधु राखाल, मोहन सिंधु राखाल। तो राखाल दास बनर्जी कहाँ पे है? यहाँ पे ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पे इस प्रकार से जो है ऑप्शन बी नंबर सही हो गया। अब 60 नंबर की बात करते हैं। मैकमोहन रेखा का संबंध किससे होता है? भारत और चीन के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, इनमें से कोई नहीं। तो मैकमोहन इस प्रकार देख सकते, मैक MAKE, जैसे जो चाइना का प्रोडक्ट होता है, इसका आप लोग अगर ट्रिक से याद करना चाहें, हम कैसे याद किए थे जब पढ़ाई करते थे, तो इस प्रकार देखिए, चाइना और भारत के बीच जो रेखा होती है उसे क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा कहते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? जैसे मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना, मेड इन चाइना लिखा रहता ना, मेड इन चाइना। तो इसको इस प्रकार से याद करिए कि मेक, मेक कहाँ के लोग? मेड इन चाइना, चाइना वाले जो है बहुत माल बनाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से बहुत ही सस्ते में माल उपलब्ध करा देते हैं। खिलौना हो गया, कोई भी सामान हो गया। तो मेक, मेक कहाँ के बनाते हैं? चीन के बनाते हैं। तो भारत और चीन के बीच में ये रेखा होती है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं। मैकमोहन रेखा एक होता है रेड क्लिप, रेड क्लिप रेखा। अब रेड मतलब जैसे जहाँ पे मार होता है, बलट कैसे होता है? बलट का रंग जो है, बलट का रंग लाल होता है, ठीक है, लाल होता है। तो हमेशा कहाँ के लोग मार करते हैं? भारत और पाकिस्तान। तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि रेड क्लिप, रेड क्लिप, रेड मतलब लाल, लाल मतलब ब्लड, मतलब मार कहाँ के करते हैं? भारत और पाकिस्तान, जो पड़ोसी देश है। अब 61 नंबर देखते हैं, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, बृहस्पति, मंगल और शनि। तो बुध ग्रह जो होता है ये सबसे छोटा ग्रह होता है, ठीक है। अब हम लोग 62 नंबर की बात करें तो थाड़े चक्रवात है। थाड़े चक्रवात जो होता है ये असम का है, भारत का है, चीन का है, नेपाल का है। तो ये जो है भारत का है थाड़े चक्रवात। अब हम लोग 63 नंबर की बात करते हैं। 63 नंबर में क्या दिया हुआ है कि हरिकेन चक्रवात संबंधित है मेक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, या यूएसए या जापान। तो हरिकेन चक्रवात जो संबंधित है ये मेक्सिको की खाड़ी से संबंधित होता है। उसके बाद में 64 नंबर की बात करें, 64 नंबर टाइफून चक्रवात कहाँ का है? जापान का, चीन का, फिलीपींस का, ये सभी। तो ये जो टाइफून चक्रवात होता है ये सभी है, चीन का भी है, जापान का भी है, फिलीपींस का भी है। 65 नंबर की बात करें, बीली बीली चक्रवात कहाँ का है? बीली बीली ऑस्ट्रेलिया का, चीन का, यूएसए का या जापान का। तो बीली बीली चक्रवात जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया का चक्रवात का नाम है। रामायण के रचयिता कौन है? 66 नंबर देखते हैं, रामायण के रचयिता कौन है? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो रामायण के रचयिता जो हैं ये महर्षि वाल्मीकि जी हैं। संगीत का संबंध किससे होता है? तो वेद की संख्या की अगर बात करें तो वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो संगीत से संबंध होता है सामवेद होता है। सा से संगीत, सा से सामवेद, इस प्रकार से याद कर सकते हैं रिलेट करके। अब 68 नंबर देखते हैं, व्यापारिक हवाएं मिलती है। व्यापारिक हवाएं जो है कितने डिग्री से डिग्री के बीच में मिलती हैं? 5 डिग्री से 3 डिग्री उत्तर अक्षांश, उत्तर दक्षिण, और 30 डिग्री से 40 दक्षिण उत्तर, 40 से 50 पूर्व पश्चिम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और दक्षिण में होता है, ठीक है। 72 नंबर की बात करते हैं, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, ऋषभदेव थे, या महावीर स्वामी थे, या अकबर थे। तो इसमें अगर देखें तो जैन धर्म के अंतिम
तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ थे, ठीक है। नहीं सॉरी, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर जो थे ये महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। तो अंतिम जो थे, अंतिम की बात कर रहा है यहाँ पे, अंतिम जो है ये महावीर स्वामी थे, और उसके बाद में पार्श्वनाथ जो थे ये 23 नंबर पे थे, यानी लास्ट से सेकेंड है, ये 23 नंबर थे। अगर ऋषभ देव की बात करें तो ये जैन धर्म के ये पहले तीर्थंकर थे, और अकबर की बात करें तो ये कोई दूसरा ही था, ठीक है, अकबर एक शासक था। अब 70 नंबर की बात करें, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तो कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर की बात करें तो महावीर स्वामी थे, यहाँ पे देख सकते हैं महावीर स्वामी थे। ऋषभ देव जो है ये फर्स्ट थे, पार्श्वनाथ हो गया, ये सभी जो है यहाँ पे ऋषभ देव फर्स्ट, महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अब हम लोग 71 नंबर की बात करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे 71 नंबर सॉरी यहाँ पे 71 नंबर में है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित होती है? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या गुप्त काल से? तो अजंता कलाकृतियाँ जो होती है ये जो है यहाँ से गुप्त काल से संबंधित होती है। ये कलाकृतियाँ गुप्त काल की थी, वहाँ से संबंधित होती है। अब हम लोग जो है 72 नंबर देखते हैं। 1 मिनट थोड़ा रेस्ट करिए। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि 72 नंबर देखते हैं, थोड़ा हमने रेस्ट लिया था, ठीक है। यहाँ पे 72 नंबर में दिया हुआ है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को होता है, 23 सितंबर को होता है, या 21 मार्च को होता है, या 22 दिसंबर को होता है? तो इसमें जो है राइट आंसर जो होगा ये 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अब इस प्रकार से अगर देख लें हम लोग, इसमें कुछ जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो गया, ये गोलार्ध हो गया, ये आपका गोलार्ध हो गया। अब इसमें ये जो रेखा होती है ये भूमध्य रेखा होती है, ठीक है, भूमध्य रेखा होती है। और यहाँ पे ये जो होता है ये कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा, और दक्षिण में ये मकर रेखा होता है, ठीक है। तो इसमें अगर हम जो है कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा यहाँ पे 21 जून कर्क रेखा पर ये हो गया पोल हो गया, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब यहाँ पे इसमें हमको क्या 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 याद करना है कि जैसे हो गया, ये पूछता है इस प्रकार से क्वेश्चन कि सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है, ठीक है, सबसे बड़ा। और अगर सबसे छोटे दिन की बात करें तो सबसे छोटा दिन जो होता है ये 22 दिसंबर को होता है, ये सबसे छोटा दिन, ठीक है। तो ये सभी जो है आप लोग अपने नोट्स में नोट कर सकते हैं। और ये 22 दिसंबर को जो सबसे छोटा दिन होता है ये उत्तरी ध्रुव में जो है इसी को कर्क संक्रांति कहते हैं, और इधर जो है मकर संक्रांति होता है, ठीक है। 21 जून हो गया। और यहाँ पे अब हम लोग ये देखते हैं कि इस दिन क्या होता है कि सूर्य की किरणें जो होती है वो लंबवत होती है। अब हम लोग देखते हैं मकर रेखा में, मकर रेखा में क्या हमको देखना है कि यहाँ पे सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, कब होता है, और सबसे छोटा दिन क्या होता है, ठीक है। तो मकर रेखा में अगर बात करें तो 22 दिसंबर को जो है 22 दिसंबर 22 दिसंबर को क्या होता है, 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाया जाता है, और सबसे बड़ा दिन इसी में होता है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और अगर 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है तो सबसे छोटा दिन कब होगा, 21
21 जून को सबसे छोटा दिन होगा, सबसे छोटा दिन होगा। ठीक है। और 22 दिसंबर को जो है मकर संक्रांति कहते हैं, इसी को कहते हैं मकर संक्रांति। ठीक है। और अगर इसमें अगर बात करें तो 21 जून को जो है ये कर्क संक्रांति कहते हैं, 21 जून को ये कर्क संक्रांति कहते हैं। ये सभी जो है आप लोग नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन इस प्रकार से कि पूछता है कि विषु किसे कहते हैं, विषु। तो विषु उसे कहते हैं जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है एवं दिन व रात बराबर होते हैं। तो विषुवत रेखा ये भूमध्य रेखा हो गया, जैसे कोई यहाँ पे सूर्य हो गया तो इसकी किरणें जब लंबवत पड़ती है, ठीक है, तो इसी को जो है विषु कहते हैं। उसी के कारण दिन और रात बराबर होते हैं। बसंत विषु कब होता है? बसंत विषु की बात करें तो 21 मार्च को जो है बसंत विषु, और एक होता है शरद विषु। तो बसंत, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे बसंत विषु, ये सभी आप लोग डेट नोट कर लीजिए, बसंत विषु या शरद विषु। तो बसंत विषु की बात करें तो 21 मार्च होता है इसका दिन, 21 मार्च। और उसके बाद में शरद ऋतु की बात करें तो ये 23 सितंबर होता है। इसमें क्या होता है कि दिन और रात ये सभी जो है ये बराबर होते हैं। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या जाना कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, सबसे छोटा दिन कब होता है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये सभी हम लोगों ने देखा। दक्षिणी गोलार्ध हो गया और उत्तरी गोलार्ध को हमने बता दिया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो इतना क्वेश्चन जो है बन सकता है। अब 73 नंबर की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कितने दिनों में करती है? 365.12 दिन में, 365.25 दिन में, 365.50 दिन में, या 365.75 दिन में, डेज में। तो यहाँ पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा 365.25 दिन में पूरा करता है। अब हम लोग 74 नंबर की बात करें तो मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? भाला, कुल्हाड़ी, हसिया या हथौड़ा? तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला औजार की अगर बात करें तो ये कुल्हाड़ी था। ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 75 नंबर। 75 नंबर में क्या दिया हुआ है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है तांबा, सोना, एल्युमिनियम या प्लेटिनम। तो सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? यहाँ पे ऑप्शन जो है ये तांबा का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले किया था। 76 नंबर की अगर बात करते हैं तो कालिदास की रचना अभिज्ञान शकुंतलम, ये रचना इनकी है। तथा धन्वंतरी किसके दरबार के नवरत्न थे? किसके दरबार के नवरत्न? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या पृथ्वीराज चौहान? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये नवरत्न रहते थे। 77 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो चीनी यात्री फायान, ये फायान जो है ये चीनी यात्री था। इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि फायान किस देश का यात्री था? तो ये चीनी यात्री था। किसके शासक काल में भारत आया था? यहाँ पे किसका शासक था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो उस समय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल चल रहा था। अब हम लोग देखते हैं 78 नंबर। 78 नंबर में क्या दिया हुआ है कि विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध है। विक्रमादित्य के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो विक्रमादित्य के नाम से जो प्रसिद्ध है ये चंद्रगुप्त द्वितीय प्रसिद्ध है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो भारत का नेपोलियन की बात करें तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 80 नंबर की अगर बात करें, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो गुप्त साम्राज्य था उसका संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, समुद्रगुप्त था या स्कंदगुप्त था? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक जो था ये श्रीगुप्त था। ठीक है।
उसके बाद में 81 नंबर की बात करें तो ह्वेन किसके शासनकाल में भारत आया था? ये हर्षवर्धन, अशोक, कुणाल या बिंदुसार? तो ह्वेन की अगर बात करें, इसको हम याद करना चाहें तो यहाँ पे हा हो गया ह्वेन सांग। इसमें अगर हम ट्रिक से याद करना चाहें तो हा से ह्वेन, हा से हर्षवर्धन। ठीक है, हर्षवर्धन में भी हा है और ह्वेन सांग जो यात्री था उसमें भी हा है सर्वप्रथम। तो इस प्रकार से हा से ह्वेन सांग, हा से हर्षवर्धन। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षवर्धन। 82 नंबर की बात करते हैं तो 82 नंबर इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज, चंद्रगुप्त मौर्य, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त? तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज थे। अब हम लोग 83 नंबर की बात करते हैं। मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो 83 नंबर की अगर बात करते हैं, मेगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बाबर या हुमायूं? तो मेगस्थनीज जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। 84 नंबर की अगर बात करते हैं तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश जो था वो किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन दिया है कला एवं स्थापत्य, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण, राजस्व एवं भूमिकर, साम्राज्यवादी। तो ये जो प्रसिद्ध था कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। 85 नंबर देखते हैं। जब केंद्र में दाब अधिक होता है, सेंटर पर जो है ये मान ले कि ये सेंटर हो गया, यहाँ पे देखिए ये सेंटर हो गया, यहाँ पे प्रेशर जो होता है ये मैक्सिमम होता है। एक मिनट, 85 नंबर हम लोग देख रहे थे। जब केंद्र पर दाब अधिक होता है, केंद्र पर दाब जो है अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलने लगती, केंद्र से हवाएं जो है ये बाहर की ओर चलने लगती है। इसे क्या कहते हैं? चक्रवात कहते हैं, प्रति चक्रवात कहते हैं, भूकंप कहते हैं या सभी कहते हैं? तो इसको जो है प्रति चक्रवात कहते हैं। अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चक्रवात की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। चक्रवात की विशेषताओं के बारे में अगर बात करें, यह निम्न दाब का केंद्र होता है। जो केंद्र होता है यहाँ पे ये मिनिमम होता है दाब, प्रेशर, प्रेशर जो होता है निम्न दाब का केंद्र होता है। इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ता है, केंद्र से बाहर की ओर प्रेशर का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, या आ बा दोनों, इनमें से दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं सही है? तो इनमें से जो है आ और बा दोनों सही है। ठीक है, तो इस प्रकार सी सही हो गया। 87 नंबर देखते हैं। 87 नंबर में क्या दिया है कि चालुक्य वंश कल्याणी का संस्थापक कौन था? जयसिंह था, तैलप द्वितीय था या बिल्हड़ था या राजेंद्र प्रसाद था? तो इसका जो राइट आंसर है ये तैलप द्वितीय था। ठीक है, 88 नंबर की अगर बात करें तो वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? हर्षवर्धन थे, अशोक थे, बिंदुसार थे या रजिया था? तो वर्धन वंश के संस्थापक जो है हर्षवर्धन थे। इन्हीं के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था। 89 नंबर की अगर बात करते हैं, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण? बिंदुसार ने करवाया था, अशोक ने करवाया था, अकबर ने करवाया था या महेंद्र ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। 90 नंबर की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो जो हमने दोहा बताया था उसको आप लोग याद करिए। देखिए कितना क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उस दोहे से मोहन सिंधु राखाल, मोहन सिंधु मतलब सिंध हो गया। ठीक है, यहाँ पे 90 नंबर हो गया। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है सिंध प्रांत में स्थित है। अब हम लोग जो है 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर में क्या कहा है कि आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वह बने होते थे। तो आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वह किसके बने होते? ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है लोहे के बने होते थे, तांबे के, पत्थर के या लकड़ी के? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये पत्थरों से बने होते थे। ठीक है। 92 नंबर की बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? सामाजिक अध्ययन,
यानी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है। यहाँ पे इतिहास दिया हुआ है, रसायन शास्त्र दिया हुआ है, नागरिक शास्त्र और भूगोल। तो इसमें सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत रसायन शास्त्र नहीं आता है, ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद में 93 नंबर की बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका सर्वाधिक मान्य समय क्या है? 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व, या निश्चित नहीं हो सका है। तो इसका 93 का आंसर जो होगा ये 2500 से लेकर 1725 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, ये सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। उसके बाद में 94 नंबर की अगर हम बात करते हैं, 94 नंबर है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। पंचायती राज प्रणाली जो था उसमें ग्राम पंचायत का गठन जो है किस स्तर पर होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर या जिला स्तर पर। तो ये ग्राम स्तर पर जो है ये पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। उसके बाद में 95 नंबर की बात करते हैं। तो 95 नंबर में क्या दिया है कि हड़प्पावासी की ने किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी हड़प्पावादी जो है कौन सा वस्तु था जिसके उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? मुद्राएं, जौ, कपास या कांसे के औजार। तो यहाँ पे कपास में जो है हड़प्पावासी कपास वस्तु के उत्पादन में जो है सर्वप्रथम थे। अब उसके बाद में हम लोग आगे देखते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है 96 नंबर की अगर बात करें, 96 नंबर दिया है भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य मैकमोहन रेखा हो गया, मकर रेखा हो गया, कर्क रेखा और रेड क्लिफ रेखा। तो यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा जो है मार झगड़े होते रहते हैं। तो इसका जो हमने ट्रिक बताया था, जैसे मेक इन चाइना, मेड इन चाइना, चाइना के प्रोडक्ट पर लिखा रहता है। तो ये हो गया भारत और चाइना के बीच का रेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। और उसके बाद में भारत और पाकिस्तान के बीच का अंतर्राष्ट्रीय रेखा को क्या कहते हैं? यहाँ पे रेड क्लिप मार करते रहते हैं। तो रेड जो होता है ब्लड का रंग लाल होता है। तो इस प्रकार इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। 97 नंबर की बात करें तो 97 नंबर में क्या दिया हुआ है कि भारत के मध्य से होकर गुजरने वाला रेखा है। भारत के मध्य से होकर गुजरने वाला रेखा कर्क रेखा है, मकर रेखा, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं है। तो भारत के मध्य से होकर गुजरने वाला जो रेखा होता है ये कर्क रेखा होता है। ठीक है, ये कर्क रेखा होता है, कर्क रेखा। उसके बाद में 98 नंबर की बात करते हैं। तो 98 नंबर में दिया हुआ है कि भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा मेक इन चाइना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ये सही है। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक। अर्थशास्त्र इस प्रकार से जो है यहाँ से समझ में आता है कि ये इकोनॉमिक्स का शब्द है, बुक हो गया। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन में सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का या धार्मिक स्थिति का कोई नहीं। तो यहाँ पे अर्थशास्त्र मतलब ये इकोनॉमिक से संबंधित नहीं, ये राजनीतिक स्थिति से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद में 100 नंबर में क्या दिया हुआ है कि समयक ज्ञान, समयक दर्शन और समयक आचरण, ये त्रिरत्न, तीनों रत्न जो हैं ये किससे संबंधित होते हैं? तो यहाँ पे जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आबा दोनों से, या वैदिक काल से। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये जैन धर्म से समयक ज्ञान, समयक दर्शन और समयक आचरण संबंधित है। अभी इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में 101 नंबर से करेंगे, 101 नंबर से अगले वीडियो में करेंगे। और इसका आप लोग अगर PDF प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको PDF पूरा ऑब्जेक्टिव जब हो जाएगा तो सीरीज का PDF बिल्कुल आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जो है कोई भी दिक्कत हो किसी भी प्रकार का। तो दोस्तों अगर आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। और उसके बाद में अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि
भविष्य में आने वाला नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।